नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर नितेश कुमावत, हेड ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगा डिपार्टमेंट, मनसा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंस, जयपुर, राजस्थान। विद्यार्थियों, आप हमारे इंस्टीट्यूट से 2.5 वर्षीय DNYS कोर्स का अध्ययन कर रहे हैं, जो शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के केंद्रीय शिक्षा बोर्ड NIOS से प्रायोजित हैं। यह कोर्स राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हैं। तो विद्यार्थियों, आप जो DNYS प्रथम वर्ष में हैं, उनके 6 पेपर हैं, 811, 812, 813 और 3 पेपर प्रायोगिक है जो हमको प्रैक्टिकली करना है। तो जो थ्योरेटिकल पेपर हैं 811, 812 और 813, उनके लिए हमने आपको अच्छे नंबर से आप पास हो सके, उसके लिए हमने बहुत सारे शॉर्ट नोट्स बनाए हैं जिनको हम इस वीडियो के माध्यम से आपको समझा रहे हैं। वैसे तो आपके पास में भारत सरकार द्वारा प्रिंटेड जो बुकें थी इंस्टीट्यूट के द्वारा आपके पास भेजी जा चुकी होगी, तो उनका भी आप अध्ययन करें और साथ ही साथ इन शॉर्ट नोट्स के वीडियोस को लगातार देखते रहें। हम हर चैप्टर को जिनके उन जो आपके बुक्स में लिखे हुए हैं उनको सार भाग जो है उसको हम वीडियो के माध्यम से आपको समझा रहे हैं ताकि आप और बेहतर नंबर से पास हो सकें। तो अब तक हमने जो पिछले वीडियोज़ के अंदर पढ़ा है 811 नंबर जो सब्जेक्ट कोड है योग का आधारभूत ज्ञान, उसके लगभग 13 चैप्टर हमने पढ़ लिए हैं। तो उनके वीडियोज़ जो है यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। आप हमारे चैनल मनसा इंस्टीट्यूट वाला जो है चैनल, उस पे जाकर जो आपको लिंक भेजे जाएंगे आप उसको देख सकते हैं। तो आपको प्ले लिस्ट में जाना है। जब चैनल पे जाएंगे तो वीडियोस के जस्ट बाजू में एक और ऑप्शन आता है प्ले लिस्ट का, उसमें जाके DNYS वाला जो फोल्डर है उसको ओपन करेंगे तो उसमें सारे सब्जेक्ट के आपको वीडियोज़ अवेलेबल हो जाएंगे। तो विद्यार्थियों, आज हम पढ़ते हैं 14वां चैप्टर को, जो सब्जेक्ट कोड है 811 योग का आधारभूत ज्ञान। उसमें जो 14वां चैप्टर है उसका जो शीर्षक है वह है मुद्रा एवं बंध। मुद्रा शरीर की कुछ ऐसी एक्टिविटी या ऐसी शेप जिसको एक मुद्रा के रूप में माना जाता है। तो उसमें कौन कौन सी चीज़ों के बारे में बताया गया है वो हम पढ़ेंगे। आसन एवं प्राणायाम से भी ज़्यादा प्रभावी अभ्यास मुद्रा एवं बंध को माना गया है। जो हमने पिछले चैप्टर के अंदर जो आसन और प्राणायाम पढ़े हैं उनसे भी प्रभावशाली जो है मुद्रा और बंध को माना गया है। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो मुद्रा मुद्ध धातु से बना है जिसका अर्थ है प्रसन्नता। मुद्रा शरीर व मन के भाव के प्रकटीकरण का माध्यम है। सरल शब्दों में कहा जाए तो चित्त को प्रकट करने वाले विशेष भाव को मुद्रा कहते हैं। चित्त को प्रकट करने वाले विशेष भाव को, तो शरीर का एक विशेष भाव भंगिमा जिसके कारण हमारे शरीर का और मन का एक विशेष प्रकटीकरण उत्पन्न होता है, जो प्रसन्नता पूर्वक होता है, उसे मुद्रा कहा जाता है। तो इसमें कई प्रकार की मुद्रा हैं। कुछ शारीरिक मुद्रा हैं जो घेरंड संहिता के हठ योग के अंदर बताई गई हैं, और कुछ हस्त मुद्राएं हैं। तो उन हस्त मुद्राओं के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे। तो स्वास्थ्य नियंत्रण कक्ष हमारे हाथों की उंगलियों में है और यहीं से संपूर्ण शरीर का संचालन होता है। हाथ की उंगलियों को परस्पर विभिन्न विधि द्वारा स्पर्श करना हस्त मुद्रा कहलाता है। हाथों के जो हमारा स्ट्रक्चर है, इसकी उंगलियों के अंदर ऊर्जा का संचार निरंतर प्रवाहित होता रहता है। तो उस ऊर्जा को पुनः उपयोग करने के लिए विशेष मुद्राओं का यूज़ किया जाता है, जिसमें हमारे शरीर की जैसी स्वास्थ्य स्थिति है उसको संतुलित करने के लिए हम अलग अलग मुद्राओं का उपयोग करते हैं। तो इसमें हमको सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा कि कौन सी मुद्रा किस प्रकार से कार्य करती है। तो सबसे पहले जो मुद्रा है इसमें अंगूठा आता है, आपकी तर्जनी उंगली आती है, मध्यमा आती है, अनामिका आती है और कनिष्ठिका आती है। तो इन पांचों जो 4 उंगली और एक अंगूठा है, उनके हर एक जो उंगलियां हैं वो एक एक तत्व को रिप्रेजेंट करती हैं। तो सबसे पहला जो तत्व है, जो हमारे शरीर पंच तत्वों से बना है, उसमें से जो अंगूठा जिस तत्व को रिप्रेजेंट करता है वो है अग्नि तत्व, क्योंकि ये सबको टच कर सकता है, अर्थात ऊर्जा। अग्नि जो है ऊर्जा, हर एक तत्व को एक्टिव होने के लिए एक स्पेसिफिक ऊर्जा की ज़रूरत होती है। तो अंगूठे को ऊर्जा का स्वरूप माना गया है। तर्जनी उंगली को वायु का स्वरूप माना गया है। फिर मध्यमा उंगली जो है उसको हमने आकाश तत्व माना गया है, क्योंकि देखो सबसे बड़ी उंगली है, एक व्यापकता से फैला हुआ जो तत्व है वो आकाश, इसको मध्यमा उंगली को माना गया है आकाश तत्व का रिप्रेजेंटेटिव। और अनामिका जो है पृथ्वी तत्व को माना गया है, और लास्ट की जो छोटी उंगली है उसको जल तत्व को माना गया है। आप इस तरीके से समझेंगे तो सबसे भूमि के अंदर सबसे नीचे जल, फिर उसके ऊपर आपको पृथ्वी महसूस होगी, उसके ऊपर आकाश है, सब कुछ फैला हुआ, और उसी आकाश के अंदर संतुलित रूप से वायु फैली हुई है। तो आप इस तरीके से इसको भी याद कर सकते हैं। तो जब ये अंगूठा अलग अलग उंगलियों से जुड़ता है तो अलग अलग मुद्रा के स्वरूप में प्रकट होता है और अलग अलग ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो जो सबसे पहले हम मुद्रा पढ़ेंगे, सबसे पहले बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले सबसे नीचे वाली जो मुद्रा है आपके जो शॉर्ट नोट्स में है उसका सीक्वेंस अलग अलग है, पर आप अच्छे से याद कर पाएँ इसके लिए मैं आपको प्रॉपर सीक्वेंस में समझा रहा हूँ।
अग्नि जो है सबसे पहले उंगली से जुड़ती हैं, ये वायु मुद्रा का तत्व है। ये जो वायु तत्व जो है उसको रिप्रेजेंट करती है पहली उंगली। क्यों? कि किसी को भी दिशा बतानी हो तो हम क्या करते हैं? उंगली करते हैं, इस दिशा में जाओ, उस दिशा में जाओ। तो दिशा जो है वायु के द्वारा नियंत्रित होती है। तो वायु तत्व को कौन रिप्रेजेंट करती है? आपकी पहली उंगली, जो तर्जनी उंगली है। अब हमको ये देखना है अंगूठा का जो होता है उसका दो भाग समझ लो। ये ऊपर वाला बढ़ाने का काम करता है, नीचे वाला घटाने का काम करता है किसी भी तत्व की ऊर्जा को। तो जो सबसे पहले ऊर्जा है वायु तत्व को अगर ज्ञान मुद्रा बोलते हैं उसको, तो शरीर का सबसे पहला जो टच होता है अंगूठे के टिप पर, आपकी तर्जनी उंगली का जब टिप टच होता है बाकी 3 उंगलियां सीधी रहती है, इस मुद्रा को कहते हैं ज्ञान मुद्रा। ये ज्ञान मुद्रा क्या कहते हैं? शरीर की स्मरण शक्ति को बढ़ाती है, बुद्धिमत्ता को बढ़ाती है, ध्यान को प्राप्त करने के लिए बहुत बढ़िया मेडिटेशन के अंदर ये मुद्रा को माना गया है। ये अनिद्रा, मानसिक रोग, चिड़चिड़ापन आदि को कम करने में बहुत बेनिफिशियल मानी जाती है। अगला जो मुद्रा है ये है वायु मुद्रा। वायु मुद्रा में जो ये वायु तत्व था, अब शरीर के अंदर वायु बढ़ जाने से शरीर में दर्द रोग उत्पन्न होते हैं। वायु की मात्रा संतुलित रहनी चाहिए, अगर बढ़ जाए तो समस्या हो जाती है। तो कभी भी गैस का प्रॉब्लम या वायु से रिलेटेड दर्द जो बढ़ते हैं शरीर के अंदर, तो हमको सीधी सा हिसाब है कि हमको उसको कम करना है। तो कम करना है तो अंगूठे के निचले हिस्से पे लगाना पड़ेगा। तो अंगूठे की जो गद्दी है उसके नीचे वाले पॉइंट टिप पर टच करके ऊपर से अंगूठे को हल्का सा लॉक कर देना है इस तरीके से, और बाकी 3 उंगलियां सीधी रहेगी। इसको वायु मुद्रा कहते हैं। ये ध्यान रखना है, अंगूठे के नीचे वाले गद्दी के नीचे वाले टिप पे टच करके ऊपर से लॉक कर देना है अंगूठे को। ये वायु मुद्रा कहलाती है। अब इसके बेनिफिट क्या है? ये हमारे शरीर के सभी वात विकारों को, जितने भी वायु के कारण जो रोग होते हैं उन सबको शांत करने में मदद करता है। अगला जो है, अगली जो मुद्रा का जो है पार्ट है वो हमारा कौन सा वाला पार्ट है? आकाश वाला मुद्रा। तो सबसे पहले ऊपर की टिप जब टच करते हो अंगूठे की टिप से, तो इसको आकाश मुद्रा कहते हैं, व्योम मुद्रा कहते हैं, जो आकाश की जो मुद्रा है। इससे क्या होता है? अभी कानों का दर्द वगैरह जो होता है वो उसमें समस्या जो बनती है वो सारी चीज़ें इससे संतुलित होने का एक प्रभाव होता है। और इससे भी बेहतर जो मुद्रा होती है वो शून्य मुद्रा होती है। जब आप बड़ी उंगली की टिप को नीचे अंगूठे के जड़ों में लगा देते हैं तो शून्य मुद्रा कहलाती है। तो आकाश मुद्रा जो है, सबसे पहले जो अंगूठा ऊपर टिप को टच करता है, उस आकाश मुद्रा का एक बेनिफिट ये होता है कि जब आपके जीवन के अंदर बहुत घमासान, बहुत विचारों का उलट फेर चलता हो, तो आपके जीवन के अंदर एक स्पेस चाहिए होता है, एक गैप चाहिए होता है। तो ये आपके जीवन के अंदर एक गैप को बनाए रखता है ताकि चीज़ें संतुलित आप कर पाएँ, बहुत सारे घिचपिच सी कंडीशन नहीं बने। इसके बाद में शून्य मुद्रा हमने बात कर चुके हैं। कानों के अंदर की जो समस्या है, कानों में बहरापन वगैरह जो होता है, उसके अंदर ये मुद्रा बहुत बढ़िया काम करती है। शून्य मुद्रा, सबसे बड़ी उंगली को अंगूठे के जड़ में लगाकर अंगूठे से हल्का सा उसको लॉक कर देना, बाकी साइड वाली जो उंगलियां है वो सीधी रहेगी। इस तरीके से ये मुद्रा होती है। अगला जो मुद्रा है वह है पृथ्वी मुद्रा। पृथ्वी मुद्रा ऊपर के टिप को टच करने के लिए, जब जीवन के अंदर असंतुलन आ जाए, आपको जीवन में वैचारिक जो स्थितियाँ है वो बहुत बढ़ जाती है, तो आपको पृथ्वी की तरह एक स्थिरता चाहिए होती है। जब स्थिरता चाहिए तो आपको पृथ्वी मुद्रा का पालन करना चाहिए, पृथ्वी मुद्रा का उपयोग करना चाहिए। पृथ्वी मुद्रा को करते कैसे हैं? ऊपर की टिप को और उसके अंगूठे की टिप को टच करते हैं, तो ये पृथ्वी मुद्रा कहलाती है। अब इसी तरीके से जब अनामिका उंगली जो है, हाँ एक चीज़ ये है कि पृथ्वी मुद्रा आपके मोटापे को भी बढ़ाती है, आपके शरीर के अंदर वजन बढ़ाने का भी काम करती है, पृथ्वी तत्व की तरह स्थूलता को उत्पन्न करती है। फिर इसी प्रकार से आपके जो अंगूठे का जो जड़ है उसमें जब आप लगा के उसको लॉक करते हैं तो इसको कहते हैं सूर्य मुद्रा। सूर्य मुद्रा क्या करते हैं? आपके शरीर के अंदर के फैट को पिघलाने का काम करती हैं, शरीर के अंदर की गंदगी को पिघलाकर बाहर निकालने का काम करती है, वजन को कम करने में मदद करती है। तो ये कार्य होता है सूर्य मुद्रा का। अगली जो है जल मुद्रा के लिए, तो सबसे पहले सबसे छोटे टिप की जो उंगली है उसके टिप और आगे वाली टिप है, तो ये जल मुद्रा कहलाती है। शरीर के अंदर जल की कमी को पूरा करने में हेल्प करता है। शरीर के अंदर जब बॉडी में जब जल ज़्यादा पीने के बाद में भी एब्जॉर्ब नहीं होता है, तो ऐसी अवस्था में इस मुद्रा का बहुत बेनिफिट होता है। 3 उंगलियां सीधी और ऊपर इन टिप को टच करके जल मुद्रा करनी है। अब समझो कई लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा जल की मात्रा हो जाती है, शरीर से निकल नहीं पाता है वो जल, जलोदर जैसी कंडीशन हो जाती है। तो जल अंगूठे के टिप के नीचे, अंगूठे का जो जड़ है उसके नीचे इस छोटी वाली उंगली को टच करके बाकी 3 उंगलियों को सीधी रखनी है और अंगूठे से उंगली को हल्का सा प्रेस करके लॉक कर देना है। तो ये जलोदर मुद्रा कहलाते हैं। पेट के अंदर पानी भरने वाली जो प्रॉब्लम्स होती है उसके अंदर ये मुद्रा बहुत बढ़िया तरीके से काम करती है। अब इसी में 2 मुद्राओं का 2 तत्वों को साथ में मिलकर यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले बंदूक जैसी संरचना जो बनाते हैं, लास्ट वाली जो अनामिका और कनिष्ठिका की उंगली की दोनों टिप अंगूठे की टिप से जुड़ जाए और आपकी तर्जनी और मध्यमा सीधी रहे, इस प्रकार, इसे बोलते हैं प्राण मुद्रा।
जब आप प्राणायाम की क्रिया को फॉलो करते हैं या शरीर के अंदर प्राणों की ऊर्जा का संचार बढ़ाना हो तो उस समय इस मुद्रा को किया जाता है, प्राण मुद्रा को। फिर इसी प्रकार जब आप अनामिका और आपका जो मध्यमा उंगली है इन दोनों को मिलाकर आप अंगूठे की टिप से टच करते हो, इसे कहते हैं अपान मुद्रा। तो हमारे शरीर के अंदर जो अपान वायु है, जो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, बड़ी आंत के अंदर रहता है, जो शरीर के अंदर भोजन के प्रभाव को ईजी करता है और अपने मल द्वार से निष्कासित अक्सर होता रहता है। अगर उसमें कुछ ब्लॉक होता है, गैस की प्रॉब्लम हो जाए, आंतों में गैस ज़्यादा बनती हो, तो इस मुद्रा को करने से ये बेनिफिट मिलता है। एक और इससे एक एडवांस चीज़ है जो सबको सीखनी चाहिए, इस पर खास ध्यान देना है, जो अभी मुद्रा मैं बताने वाला हूँ, उसे हृदय मुद्रा भी कहते हैं और अपान वायु मुद्रा भी कहते हैं। अपान वायु मतलब अपान वायु, ये मुद्रा तो अपान मुद्रा हो गई, और वायु मुद्रा जो ये थी, तो ये इसको पहले अंगूठे के जड़ में टच करना है और ऊपर अंगूठे के ये जो बाकी की जो दो उंगलियां हैं वो टच करके छोटी उंगली को सीधा रखना है, इस प्रकार लॉक करके, इस प्रकार। अगर ये मुद्रा है, इसको हृदय मुद्रा कहते हैं। हार्ट के लिए बहुत बेनिफिशियल है। कई बार कभी ऐसी कंडीशन हो जाती है, किसी को हार्ट अटैक की समस्या बन जाती है और उस समय कोई प्राइमरी जो उपचार है, जो प्राथमिक उपचार है वो अवेलेबल नहीं होता है। ऐसी कंडीशन में आप ये कोशिश कर सकते हैं कि उसको ये मुद्रा का अभ्यास करवाएं। सबसे पहले उंगली जो है अंगूठे पे नीचे दबा दें और बाकी की दो उंगलियों को टच करें। अगर वो शरीर में कॉन्शियस नहीं है तो उसको आप अपने हाथों से प्रेस करके करने की कोशिश करें। इसके कई बेनिफिट ऐसे हैं कि कई बार ना पेशेंट डॉक्टर आने तक भी सर्वाइव कर जाता है, उसको कंडीशन ज़्यादा बिगड़ती नहीं है क्योंकि हार्ट की एनर्जी को सपोर्ट करता है। तो इस प्रकार हमने लगभग सारी मुद्राएं पढ़ ली। एक मुद्रा है जो है लिंग मुद्रा। लिंग मुद्रा में करना क्या है, दोनों उंगलियों के आपस में फंसाकर अपने जो लेफ्ट हैंड है, आपका बायां हाथ है, उसके अंगूठे को सीधा रखकर हाथ को ऐसे शिवलिंग की तरह अपने को लॉक करना है। ये गले के रोगों के लिए बहुत अच्छा है, शरीर के अंदर गर्मी बढ़ाता है, शरीर के अंदर ऊर्जा बढ़ाने का भी काम करता है। इससे अभी ये देखिए कि कौन सी मुद्रा से क्या बेनिफिट होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले ज्ञान मुद्रा से स्मरण शक्ति बढ़ती है, वायु मुद्रा से वात विकार शांत होते हैं, सूर्य मुद्रा से मोटापा और भारीपन दूर होता है। लिंग मुद्रा जो थी, सर्दी नज़ला जुकाम जो होता है, जो गले के रोग होते हैं, खराश होती है, उनके अंदर बहुत बेनिफिट काम करता है। पृथ्वी मुद्रा दुबले पतले व्यक्ति जो होते हैं और जिनके विचार संकुचित होते हैं उनको बढ़ाता है, उनको हेल्दी बनाता है, स्वस्थ बनाता है, मोटा बनाता है। प्राण मुद्रा जो है वो नेत्र दोष को दूर करता है, आपके शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। अगला अपान वायु उदर की वायु को नियंत्रित करता है। फिर शून्य मुद्रा कान के दर्द में बहुत बेनिफिट देता है। और हृदय मुद्रा सीधी सी बात है, हृदय के लिए बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है। ये कैसा काम करता है, ये दिल के दौरे के अंदर, हार्ट अटैक के अंदर एक इंजेक्शन की भांति काम करता है, इतना प्रभावशाली मुद्रा है। तो अब तक हमने पढ़ी, ये थी हस्त मुद्राएं। अब हम जो पढ़ेंगे वो हठ योग की शारीरिक मुद्राएं हैं। इसमें सबसे पहली जो मुद्रा आती है वह आती है महामुद्रा। मुद्रा के नाम से ही प्रभावशाली लगती है। तो इसमें करना क्या है कि आपके जो बाएं पैर की जो एड़ी है उसको गुदा मार्ग के ऊपर प्रेशर डालते हुए बैठ जाना है उस एड़ी के ऊपर, और दूसरा जो राइट पैर है, आपका सीधा पैर है, उसको सीधा रखकर दोनों हाथों से उसकी उंगलियों को पकड़कर अपने शरीर को आगे की तरफ झुका देना है और अपने कंठ को सिकोड़कर दोनों भौं के बीच में अपने ध्यान को लाते हुए धीरे धीरे अपने कुंभक को प्रैक्टिस करना है। श्वासों के जो अभ्यास है उसको प्रैक्टिस करना है। तो इस अवस्था को महामुद्रा कहता है। ये करता क्या है, ये चित्त को शांत करता है, आपके मन को शांत करता है, मन की चंचलता को कम करता है। अगली जो शारीरिक मुद्रा है वह मुद्रा है विपरीत करणी मुद्रा। विपरीत करणी मुद्रा जो है वो क्या करना होता है, इसमें ज़मीन पे सीधे लेट गए, फिर दोनों हाथों को अपने हिप्स के नीचे सपोर्ट दे सकते हो, और अगर आपकी प्रैक्टिस है तो दोनों साइड में हाथ अपने हिप्स के पास में स्टेबल ज़मीन की तरफ लगाए हुए रखना है। अब धीरे धीरे श्वास भरते हुए अपने पैरों को 90 डिग्री उठाना है, दोनों पैरों को। फिर शरीर की हाथ का सपोर्ट लेते हुए या फिर डायरेक्ट प्रैक्टिस होने के बाद में शरीर को इतना उठाना है कि 90 से आपको लगभग 120 डिग्री तक है ना शरीर को पीछे की तरफ बैंड करना है, ताकि कमर हल्का सा और ऊपर उठ जाए और शरीर ना तो हलासन में जाए पूरी तरह से और ना सर्वांगासन में रहे, बीच में एक ऐसी अवस्था में रहे, उसे विपरीत करणी मुद्रा कहते हैं। तो इसको करने के बाद में कुंभक द्वारा वायु को शरीर के अंदर रोकना है, ये मुद्रा विपरीत करणी कहलाती है। तो इसके भी अपने विशेष लाभ होते हैं। अगला जो हम पढ़ेंगे, ये इस प्रकार मुद्राएं हमने पढ़ी। तो अगला जो है बंद पढ़ेंगे। शरीर के अंदर 3 प्रकार के बंदों की कंडीशन है। तो 3 प्रकार बंद कौन कौन से हैं, जालंधर बंद, फिर उद्यान बंद और मूल बंद। अब ये तीनों बंद एक साथ में लगते तो उसे महाबंद भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जालंधर बंद। जालंधर बंद बनता है आपके गले के अंदर। करना कैसे होता है, आपकी ठुड्डी जो होती है उसको ठुड्डी को आपके कंठकूप के अंदर लॉक करना होता है।
तो इस अवस्था में इसको जालंधर बंध कहा जाता है। तो कहते क्या है कि जालंधर बंध गले से संबंधित होता है। जाल का अर्थ होता है जाला, जाली या झजरी। ये कंठ क्षेत्र का बंधन जालंधर बंध के द्वारा होता है। तो ये बहुत सारे जालों का एक भाग माना जाता है। तो इन जालों के बीच में अपने आप को एक बंध लगाना जालंधर बंध के अंदर आता है। ये करता क्या है, आपके थायराइड ग्लैंड जो है, आपका जो अवटो ग्रंथि है उसको स्वस्थ बनाता है, आपके थायराइड ग्लैंड को स्वस्थ बनाता है, आपके बॉडी के मेटाबॉलिज्म को सुधारता है, चयापचय क्रिया को संतुलित करता है। अगला जो बंध है वो है उड्डयन बंध। उड्डयन बंध पेट में लगने वाला बंध है। इसमें करते क्या है कि उड्डयन का अर्थ होता है उड़ना, ऊपर उठाना। उड्डयन बंध के द्वारा प्राण ऊर्जा को ऊपर की तरफ उठाया जाता है। इसमें करना क्या है, श्वास बाहर निकालकर अपने नाभि को ऊपर की तरफ अपने इतना खींचना है, सो पेट को अंदर खींचते हुए कि भाई आपके पेट रीढ़ की हड्डी की तरफ टच हो जाए और नाभि ऊपर की तरफ स्ट्रेच हो जाए। तो इस बंध में जितना लंबा होल्ड करते हैं तो उतना ज़्यादा उसका प्रभाव होते हैं। तो पाचन संबंधी सारे रोग ठीक होते हैं, जठराग्नि के रोग ठीक होते हैं, फेफड़ों की कार्य क्षमताएँ इससे बढ़ती हैं। तो साथ ही साथ में चक्र जागरण करने में भी सामर्थ्यता आती है। फिर आता है मूल बंध। मूल यानी जड़, और हमारी जड़ है हमारा एनस, हमारा मूला जो मल द्वार जो है वो वाला जो हिस्सा है। इसमें क्या करना है, मल द्वार जो है उसको संकुचित करके ऊपर की तरफ खींच के होल्ड करना होता है। मल को, मल द्वार का जो है, जो इसका खुलने बंद होने का जो प्रोसीजर है उसको खींचकर ऊपर की तरफ होल्ड करना होता है और उसी में धीरे धीरे श्वास लेना है, श्वास छोड़ना है। तो इससे क्या होता है, शरीर के अंदर जो मूलाधार चक्र के पास में जो हमारी कुंडलिनी शक्ति है उसके जागरण में भी मदद मिलती है। आपको वहाँ के उस क्षेत्र के जो भी रोग हैं उसको ठीक करने में मदद मिलती है। तो इसके अभ्यास से क्या होता है, उत्सर्जन तंत्र, जो पेशाब करने का, जो शरीर से गंदगी निकलने का जो प्रोसीजर है वो, और प्रजनन तंत्र, जो जीवन को उत्पन्न करने का जो सामर्थ्य है, वो दोनों स्वस्थ बनता है। फिर कब्ज, बवासीर आदि रोग नहीं होते हैं, जिसके कारण शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होते हैं और ब्रह्मचर्य के पालन करने में बहुत मददकारी होता है। तो इस प्रकार छात्रों हमने 14वां चैप्टर पढ़ लिया है। आगे हम 15वां चैप्टर पढ़ेंगे, जो आखिरी चैप्टर होगा आपके 811 सब्जेक्ट कोड के अंदर। उसके बाद में हम 812 वाले सब्जेक्ट कोड के बारे में वीडियो बनाएंगे। तो इन सभी वीडियोस को आपको ध्यानपूर्वक देखना है ताकि आप अच्छे नंबरों से पास हो सकें। धन्यवाद। नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर नितेश कुमावत, हेड ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगा डिपार्टमेंट, मनसा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंस, जयपुर, राजस्थान। विद्यार्थियों, आप हमारे इंस्टीट्यूट से 2.5 वर्षीय DNYS कोर्स का अध्ययन कर रहे हैं, जो शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के केंद्रीय शिक्षा बोर्ड NIOS से प्रायोजित है। यह कोर्स राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। तो छात्रों, आपके इस कोर्स के प्रथम वर्ष के अंदर, DNYS के प्रथम वर्ष में 6 पेपर हैं, 3 प्रैक्टिकल और 3 थियोरेटिकल। जो थ्योरी के पेपर हैं 811, 812 और 813, उनके बहुत सारे हमने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। तो उन शॉर्ट नोट्स के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से आपको अध्ययन करवा रहे हैं, ताकि आपको जो हमारे इंस्टीट्यूट के द्वारा भारत सरकार की प्रिंटेड बुक भेजी गई हैं उनका अध्ययन करते हुए इन शॉर्ट नोट्स के माध्यम से आप कॉन्सेप्ट को समझने में बहुत आसानी महसूस करें और अच्छे नंबरों से पास हो सकें। तो पिछले वीडियो के अंदर हमने 14 चैप्टर तक हमने कवर कर लिया था। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वह 15वां चैप्टर है। जो 15वां चैप्टर है वह योग निद्रा और ध्यान साधना के बारे में हमको बताता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ध्यान साधना किसे कहते हैं। इसमें लिखा है कि मन की शक्ति को अपने जीवन में उजागर करने के लिए जिस प्रक्रिया को अपनाते हैं वही ध्यान साधना है। ध्यान के द्वारा आप अपने मन की जो शक्ति है, सामर्थ्यता को नियंत्रित करके उसको अपने जीवन के उद्धार के लिए उपयोग कर सकें, ऐसी क्रिया जिसके द्वारा पॉसिबल है वह आपको ध्यान साधना कहलाती है। ध्यान की निर्विकार अवस्था है। ध्यान मन की शक्तियों को नष्ट होने से बचाता है, परेशान व अशांत मन को शांत करता है, मन की एकाग्रता को बढ़ाता है। इसलिए ध्यान सबके लिए उपयोगी है। तो कुल मिलाकर इसमें इस बात में हमको ये समझ में आता है कि मन को नियंत्रित करने के लिए मन एक मतलब अथाह शक्तियों का भंडार है। यदि हम अपने मन को संतुलित करके अपने नियंत्रण में ला दें तो हम वो सब कुछ पा सकते हैं या वो सब कुछ कर सकते हैं जो हम अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं। तो ध्यान एक ऐसा बहुत बढ़िया स्रोत है, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे आप वो चीज़ कर पाए, आप अपने मन को अपने नियंत्रण में ला सकते हैं। तो इसका उपयोग सबके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। अगली जो चीज़ है वह है मंत्र। मंत्र भी इसी प्रकार, जिस प्रकार ध्यान है इसी प्रकार मंत्र जो होता है वह सविकार कंडीशन है कि आप उसके अंदर एक चीज़ होती है जिसके उच्चारण से, उसके जाप से कंटिन्यू आप जीवन को संतुलित करते हैं, अपने मन को संतुलित करते हैं। तो मंत्र विज्ञान बहुत प्राचीन है। मंत्र का उल्लेख हमारे प्राचीन ग्रंथ और वेदों में मिलता है। मंत्र का शाब्दिक अर्थ है प्रकट ध्वनि।
एक विशेष प्रकार की वाइब्रेशंस, जिसकी वाइब्रेशन से हमारे शरीर के अंदर एक स्पेशल प्रकार का एक शक्ति उत्पन्न होता है जो मन को नियंत्रण करने में हमको मदद करता है। तो मंत्र शक्ति शब्दों में नहीं, जबकि उससे उत्पन्न होने वाली वाइब्रेशन है, इसलिए मंत्र का उच्चारण बहुत ही विधिपूर्वक और समझदारीपूर्वक करना चाहिए। जप विधि क्या है? श्वास की धारा के साथ में मंत्र को जोड़कर इसमें श्वासों के श्वास प्रश्वास के साथ में चेतना के साथ में मंत्र को दोहराया जाता है। जैसे श्वास लेना है, श्वास छोड़ने के साथ में मंत्र को एक विशेष रूप से विशेष ध्वनि के साथ में दोहराया जाता है। इस प्रकार ये जप विधि होती है। मंत्र को माला के सहारे से जपते हैं ताकि आपने कितने मंत्र का जाप कर लिया है उसकी एक क्वांटिटी आपको ध्यान में रहे। विभिन्न सूक्ष्म पंथों में चेतना के साथ में मंत्र को जपते हैं और कुछ लोग भूमध्य में चेतना को स्थिर करके मंत्र का जाप करते हैं और इस तरीके से अपनी जप विधि को अंजाम देते हैं। तो इसी मंत्रों में एक विशेष मंत्र आता है जो हमारे सभी ग्रंथ और वेदों में एक बताया गया है और बहुत से धर्मों के अंदर भी इसके बहुत अच्छा उल्लेख है। उसमें वो मंत्र जो है वो सबसे प्रभावशाली मंत्रों में से एक है और जो हर मंत्रों के आगे अधिकतर लगता है वह है ओम। ओम जो मंत्र है ये अत्यंत प्रचलित मंत्र है और बहुत ही प्राचीन मंत्र है। ये किसी भी समय किसी भी जगह पर आप बिना किसी रोक टोक के उसको कर सकते हैं। ओम के जप से मनुष्य अंतर्मुखी होने लगता है और समत्व की भावना का विकास होता हुआ अपने अंदर महसूस करता है। अगला जो चीज़ हम पढ़ते हैं अजपा साधना। अजपा जप ध्यान का एक महत्वपूर्ण अभ्यास है जिसके द्वारा हम अपनी चेतना को विकसित तथा ग्रहणशील बना सकते हैं। अजपा जप साधना का दूसरा नाम स्वतः स्फूर्त चेतना है जिसके अंदर अपने अंदर देखने से है। अब जिसका अर्थ क्या है? अपने अंदर देखने से। अजपा जप क्या होता है? जिसको जपा नहीं जाता है पर निरंतर वो जपन चालू रहता है। कई बार क्या होता है कि निरंतर जप के अभ्यास से आपके अंदर एक अजपा जप चालू हो जाता है। आपके श्वास प्रश्वास के साथ में एक स्वाभाविक रूप से अंतर्स्फुरण के कारण वो एक जाप स्टार्ट हो जाता है, उसे अजपा जप कहते हैं। अजपा जप के अभ्यास की प्रारंभिक अवस्था में श्वास को कंठ और नाभि के बीच में देखते हैं। फिर साधक प्राण शक्ति का प्रवाह मूल स्थान से भ्रकुटी के मध्य और मूल स्थान के बीच अनुभव करता है। उच्च अभ्यास में श्वास सामान्य से अधिक लंबी और गहरी होती है। तो ये निरंतर अभ्यास के करने से आपकी श्वासें लंबी हो जाती हैं ताकि आप और बेहतर तरीके से इसको उपयोग कर सकते हैं। इसका लाभ क्या होता है कि श्वास से मंत्र जागृत होता है और उससे पूरा शरीर आवेशित हो जाता है। एक ऊर्जावान शरीर को हम महसूस कर सकते हैं। तो वो निरंतर जाप के कारण क्या होता है कि मंत्र आपके सिद्ध होने लगते हैं और आप उसके बेनिफिट्स को पूरी तरह से प्राप्त कर सकते हैं। अगली जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं वह है अंतर्मौन। आंतरिक रूप से मौन को धारण करना, ये अधिकतर बौद्ध धर्म के अंदर ज़्यादा उपयोग होता है। बौद्ध धर्म की साधना जितनी भी हैं उसमें अंतर्मौन को बहुत महत्वता दी गई है। ये करता क्या है कि ये आपके आंतरिक शांति को उत्पन्न करता है। जब बाहर से कुछ भी मलबा अंदर नहीं जाता है और आंतरिक शांति भी उत्पन्न होती है तो आपके शरीर के अंदर जो गंदगियाँ जमी हैं उसको धीरे धीरे करके शरीर से बाहर निकालना संभव हो पाता है। तो ये अंतर्मौन के अंतर्गत आता है। अगला है ध्यान साधना की अभ्यास विधि। ध्यान साधना को किस प्रकार से किया जाता है? तो सबसे पहला जो अभ्यास है, इस अवस्था में क्या कहते हैं कि इस अवस्था में अपनी एकाग्रता को बाहरी जगत से खींचकर मन के क्रियाकलापों पर केंद्रित करते हैं। अब ध्यान किस प्रकार से कर सकते हैं, कौन कौन से प्रकार है उसके बारे में बता रहे हैं कि एक प्रैक्टिस तो ये है कि आप आंखें बंद कर लो, बाहर से सारे मन को खींच कर आप अपना मन जो है, आपका बाहर का जो जगत है, जैसे आपने आंख बंद कर दी सब कुछ बंद हो जाता है, सारा कल्चर आपका कनेक्शन कट हो जाता है। तो बाहर के इंद्रियों का जो सारा कल्चर काट के आपको अपना मन क्या कर रहा है उसकी एक्टिविटी पे ध्यान देना है। आपके मन क्या विचार कर रहा है, आपके मन क्या चीज़ों को कर रहे हैं उसको देखते रहना है निरंतर और धीरे धीरे वो आपको मन पे नियंत्रण लाने में मदद करता है। द्वितीय अभ्यास इसका है कि इस अवस्था में मन को उठने वाले विचारों को देखते हैं और ये जो विचार अधिक शक्तिशाली होती है विश्लेषण करके उन्हें हटा दिया जाता है। इसमें करना क्या है, आंखें बंद करनी है और मन में जो भी विचार उठ रहे हैं उसको एक दृष्टा के भाव से, एक स्वाभाविक दृष्टि से देखना है और वो देखते हुए आप धीरे धीरे पाएंगे कि आप उस मन पे, आप अपने विचारों पे नियंत्रण पा रहे हैं। अगला जो अभ्यास है वह इस अभ्यास में तीसरा अभ्यास में होता है कि मन पूर्ण रूप से शांत होना चाहिए। विचार इस अवस्था में भी उठते हैं परंतु इतने सशक्त नहीं होते हैं। जब आप जो पहले के जो दो अभ्यास कर लेते हैं तो धीरे धीरे आपका मन शांत होने लगता है और पहले से बहुत कम विचार आते हैं और इस अवस्था में आपको भी तब भी मन पे ही ध्यान देना है। अगला जो अभ्यास है अंतर्मौन का अभ्यास पद्मासन, सुखासन, शवासन में करते हैं। आराम से कुर्सी पर बैठकर भी कर सकते हैं। यह है अंतर्मौन का अभ्यास है। आप शांत भाव से बैठना है, ना कुछ बोलना है, मौन साध लेना है। तो इस अवस्था में भी आपका मन आपके कंट्रोल में आता है।
अगला जो क्रिया है स्वदर्शन क्रिया। स्वदर्शन ध्यान साधना का एक बहुत महत्वपूर्ण अभ्यास है जिसका अर्थ है स्वयं के अंदर का दर्शन करना। ये एकाग्रचित होकर ही अपने में स्थिर होने के बाद ही संभव हो पाता है। अगली जो एक्टिविटी है योग निद्रा की, यह निद्रा जो है अधिकतर योगियों के अंदर पाई गई है। ये योगी जो लोग होते हैं जो योग साधना के अंदर निमग्न रहते हैं उनको ये योग निद्रा द्वारा बहुत बेनिफिट्स होते हैं और ये योग निद्रा का ही उपयोग करते हैं। तो इसमें क्या होता है, मन की एकाग्रता द्वारा विश्राम की प्राप्ति होती है। योग निद्रा से साधक स्रोत नहीं है, जीवात्मा निरंतर जागृत रहती है। आप जब योग निद्रा के अंदर जाते हो, आप उसके अंदर अपने आप को पाते हो, तब क्या होता है कि आप फिजिकली उसमें एक्टिव नहीं होते, आपकी जीवात्मा जो है वो उसमें एक्टिव होती है एनर्जी के स्वरूप में। तो इसमें करना क्या है कि इसमें आंखें बंद करके सीधे लेट जाना है, शरीर को ढीला छोड़ देना है, पैर खुले हुए, हथेलियाँ खुली हुई, और धीरे धीरे आंखें बंद करके मन को शांत करना है। पहले श्वासों पर ध्यान देना है, धीरे धीरे श्वासों से अपनी एकाग्रता हल्की सी आने पर 1-2 मिनट के बाद में अपने पहले पैरों पे ध्यान देना है। पैरों के अंगूठे को हल्का सा हिला करना है 1-2 बार, ताकि आपका ध्यान वहाँ महसूस कर पाओ। फिर उन्हें शिथिल करना है, उनको रिलैक्स करना है। फिर इस तरीके से रिलैक्स करते करते अपने पूरे शरीर को, पगथलियों को, हथेलियों, पिंडलियों को, अपने घुटनों को, थाइस को, कमर को, रीढ़ की हड्डी को, पीठ की मांसपेशियों को, पेट को, फिर छाती को, हाथ को, गर्दन को, चेहरे को, दिमाग को, सर को, इन सब को धीरे धीरे शिथिल होता हुआ महसूस करते हुए शरीर को ढीला छोड़ते जाना है, रिलैक्स होते जाना है, और हर एक शरीर के हर अंग रग रग में प्राण शक्ति का प्रभाव को महसूस करना है। जब ऐसी अवस्था हो जाए तो आप अपने आप में, अपने आसपास में एक प्राकृतिक वातावरण को भी इमेजिन कर सकते हैं। आपके कुदरत के संसाधन के साथ में कुदरती माहौल में लेटे हुए हैं, पास में नदियाँ चल रही हैं, बढ़िया खुशबूदार पौधे हैं, बढ़िया घास उगी हुई है, हरा भरा मौसम है, और एक सुंदर मनोरम दृश्य अपने सामने उत्पन्न कर सकते हैं, जिससे आपका मन प्रफुल्लित होता है, आप पहले से और ज़्यादा तरोताजगी महसूस करते हैं। फिर धीरे धीरे अपने ध्यान को फिर से अपने चेतना स्तर पर लाएं, अपने शरीर के अंदर लाएं, और धीरे धीरे शरीर को एक्टिव होता हुआ महसूस करें। और इस प्रकार से ये पूरी क्रिया जो होती है वह योग निद्रा कहलाती है। इसके बेनिफिट बहुत सारे हैं, पर इसमें क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले तो किसी के गाइडेंस में ही करना है, क्योंकि ये क्या होता है कि आपके अवचेतन मन की शक्तियों को जागृत करने का, उनकी शक्तियों तक पहुंचने का एक अभ्यास भी है। इसलिए योग शिक्षक की एक्टिविटी में ही करना है ताकि ये प्रॉपर हो सके। योग निद्रा का अभ्यास करते समय लगातार सजग रहना चाहिए और सोना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार छात्रों 15वां जो अध्याय है, जो अंतिम अध्याय था 811 का, वो भी समाप्त होता है। तो इस प्रकार हमने कुल 15 अध्यायों के अंदर, 15 चैप्टर्स के अंदर 811 नंबर सब्जेक्ट कोड जो है वो पूर्ण किया। तो ये 811 नंबर का जो पूरी सीरीज़ है आप प्रॉपर देखें। ज़्यादा बड़े वीडियोस नहीं हैं और ज़्यादा वीडियोस भी नहीं हैं, उन सभी वीडियोस में आधा पौना घंटा खर्च होता है। उनको देख कर समझें ताकि आप बहुत बेहतर नंबर से पास हो सकें। धन्यवाद।